हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कोडर स्ट्रेंथ। आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्ट्रेंथ में स्वागत है। अभी तक हमने आपके लिए जो वीडियो बनाए थे उनमें हमने आपको सिखाया कि कैसे हम पाइथन को अलग अलग सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि पाइथन होता क्या है। ये एक कंप्लीट पाइथन कोर्स है। ये एक सीरीज़ की फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसका ये पहला पार्ट होने वाला है। और इसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरी पाइथन को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम सभी पाइथन के बेसिक कोर कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइथन। कि पाइथन होता क्या है, व्हाट इज़ पाइथन। भाई, ये किस चीज़ का नाम है, क्या करती है, किसने इसको डिज़ाइन किया, क्या इसका बैकग्राउंड है और कैसे कैसे ये इवॉल्व हुई अभी तक। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कि भाई, इस पाइथन को हम यूज़ करें तो करें क्यों, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे पाइथन को कैसे अपने सिस्टम में सेटअप करना है। वैसे हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, बट फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ आपको इंस्टॉलेशन और यूज़ करने का इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे कि पाइथन में स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं लाइब्रेरीज़, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम शेल और आईडीई के बारे में पता करेंगे कि ये क्या होता है, भाई ये किस चीज़ का नाम है। इसके बाद वीडियो में शुरू होगा एक्चुअल कोडिंग। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये होगी हमारी एक्चुअल कोडिंग, कि ये पाइथन को यूज़ करने के तरीके क्या हैं, पाइथन में कोडिंग होती कैसे है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम अपना लिख के देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम लिखने और रन कराने के बाद हम प्रॉम्प्ट और इंडेंटेशन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद बेटा वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं, वेरिएबल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको नेमिंग वेरिएबल्स में हम सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट हमें मिले हुए हैं। हम देखेंगे उनको और उनकी वर्किंग को, कि कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं। ये सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आई प्रॉमिस गाइस कि इसके बाद आपके बेसिक्स कोर कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे और कभी आपको पाइथन में इन कोर कंसेप्ट्स को लेके क्लियरिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की ओर। और पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज़ पाइथन। तो गाइस, पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा हमें सबको पता ही है। लेकिन पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि गुइडो वैन रोसम ने लेट 1980s में डिज़ाइन की थी। पाइथन इंटरप्रेटेड है, इसका मतलब इसको कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है जैसे जावा को होती है। और पाइथन बहुत सारे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को सपोर्ट करता है, जिससे हम कोड को रीयूज़ कर सकें। गाइस, पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है। और पाइथन बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करता है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, प्रोसीजरल और भी बहुत कुछ। पाइथन का डिज़ाइन 1980s में सेंट्रल सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका एक लैब है जो नीदरलैंड में सिचुएटेड है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और 1991 में इसका पहला वर्जन रिलीज़ हुआ था। जो इसका पहला वर्जन था उसमें बहुत ही कम कंसेप्ट्स और कोड्स को कवर किया गया था, जो कि उस टाइम जावा और सी प्लस प्लस से बहुत ही
नेग्लेक्टेड फॉर्म्स में थे। जावा एक काफ़ी फेमस लैंग्वेज हो चुकी थी और पाइथन उस टाइम सिर्फ एक फन प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुई थी। और इसके नाम के पीछे भी एक बहुत ही फनी सी स्टोरी है। जो इसका डिज़ाइनर थे उनको एक शो बहुत पसंद था जो बीबीसी टीवी पे आता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उस शो के नाम पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को पाइथन का नाम दिया। 91 में पहला वर्जन रिलीज होने के बाद सब्सिक्वेंटली अलग अलग वर्जन इसके आते रहे और धीरे धीरे पाइथन को पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी। जब पाइथन ने पाइथन 3 अपना वर्जन लॉन्च किया तो वो बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता था, बहुत सारे पैकेजेस उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट थे। तब से पाइथन की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और अभी तक जो हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है पाइथन वर्जन 3.10 समथिंग। तो पाइथन की ये हिस्ट्री थी, उसका ये बैकग्राउंड था। अब आगे चलते हैं, पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं। पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने का सबसे पहला एडवांटेज यही है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंग्लिश की तरह ही, जिसका एक सिंटैक्स होता है ताकि हम उसे रीड करें और उस कोड को बहुत ही ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। पाइथन कम्स अंडर दी OSI अप्रूव्ड ओपन सोर्स लाइसेंस। इट मीन्स कि ये फ्री है यूज़ करने के लिए और इसमें हम अपनी तरफ से कोड्स को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है और क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। इसका कोड जो भी हम टारगेट प्लेटफॉर्म पे रन कराना चाहें उस पे सेम एज इट इज़ रन करा सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट मीन्स कि इसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पूरा कोड एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इन केस अगर कोई एरर आता है तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो वहीं पे स्टॉप कर देता है और एरर को रिपोर्ट कर देता है। पाइथन एक टाइम पे एक ही एरर शो करता है। अगर प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स भी हैं तो भी जैसे ही उसे सबसे पहले एरर मिलता है वो उस केस पे स्टॉप हो जाता है। तो इससे डीबगिंग भी इजी हो जाती है। आगे चलते हैं गाइस। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। पाइथन को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करें और कैसे पाथ सेट करके उसको यूज़ करें। तो गाइज इसके लिए हम सेपरेट 2 वीडियोस बना चुके हैं। एक में हमने पाइथन को आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है और एक में हमने आपके मोबाइल फ़ोन्स को कवर किया है। तो उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पाइथन को डाउनलोड करना है पाइथन की वेबसाइट से, जो कि python.org है। और अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से हम पाइथन 3 को डाउनलोड करेंगे। सिंपल पाइथन का इंस्टॉलेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही है। हमें उसको इंस्टॉल करना है। बस इंस्टॉल करते टाइम हमें पाइथन पूछता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि पाथ ऐड करना है या नहीं, और मैक ओएस में वो भी नहीं पूछता, डायरेक्टली पाथ को ऐड कर देता है। जैसे ही हमारे पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने लॉन्च पैड से या फिर स्टार्ट बटन से IDLE को ओपन कर सकते हैं और उसमें हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। तो जो प्रोग्राम हम पाइथन में लिखते हैं, छोटे प्रोग्राम स्पेशली, उनको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। स्क्रिप्ट्स आर स्मॉल प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड विद इन रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, हमारा इंटरप्रेटर ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लॉन्च पैड में जाता हूँ और IDLE को ओपन करता हूँ। तो जो स्क्रीन मेरे पास सबसे पहले ओपन होगी वो होगी मेरा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी, ये है रन टाइम एनवायरनमेंट, या फिर इसको मैं इंटरप्रेटर भी बोल सकता हूँ। और अगर यहीं पे मैं लिखता हूँ 2+5 और एंटर दबा देता हूँ तो मेरे को 7 रिजल्ट मिल जाएगा। अब 7 मुझे मिल चुका है तो ये 2+5 मेरे लिए क्या था, ये मेरी एक स्क्रिप्ट थी। छोटे प्रोग्राम्स जिनको हम रन टाइम इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट रन करा सकते हैं वो हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स की अगर बात करें
तो ये फाइल्स हैं जिनमें ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, और इन प्रोग्राम्स को हम अपने पाइथन के कोड में, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराकर रीयूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक शेल एंड आईडीएलई की ओर। गाइस, पाइथन शेल जो है वो एक कमांड लाइन टूल है जो स्टार्ट करता है हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर को। वी कैन टेस्ट हेयर आवर सिंपल प्रोग्राम्स। हम अपने छोटे प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख सकते हैं, उनको रन करा सकते हैं और अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोग्राम्स लिखने हैं तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर आइडियली हैज़ कंबाइंड द अबव टू नीड्स और बंडल देम एज अ पैकेज। आइडियली ने हमें एडिटर और इंटरप्रेटर दोनों को एक साथ प्रोवाइड करा दिया है। आइडियली कंसिस्ट ऑफ पाइथन शेल एंड टेक्स्ट एडिटर दैट सपोर्ट्स द हाइलाइट्स फॉर पाइथन प्रोग्राम ग्रामर। गाइज, अभी जैसे मैंने अभी आपको लॉन्च पैड से आइडियली ओपन करके दिखाया था, मैं दोबारा से एक बार आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये हमारा आइडियली शेल था, तो ये स्क्रीन हमारी शेल है। अगर यहाँ पे मैं कोड लिख रहा था, जैसे मैंने 2+5 लिखा और एंटर किया था, तो ये स्क्रीन हमारी छोटे प्रोग्राम्स को रन और टेस्ट कराने के लिए इनफ है। इसका मतलब हम अपनी शेल में ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े प्रोग्राम लिखने हैं तो हमें शेल से हट के एडिटर की ओर जाना होगा, और उसके लिए हमें फाइल पे जाके न्यू फाइल को ओपन करना होगा। अब न्यू फाइल जो हमारी आई है, इसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, सेव भी करा सकते हैं और फ्यूचर के लिए रीयूज़ भी कर सकते हैं। अभी हम इसका यूज़ करेंगे, उससे पहले हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे मैं आपको अभी बता ही रहा था कि अभी हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो उससे पहले हम पढ़ ही लेते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने क्या वाले हैं। गाइस, अगर आज तक आपने अपनी लाइफ का कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा तो ये फर्स्ट प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने कभी प्रोग्राम लिखा है या किसी भी लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम लिखा है, तो आपको पता होगा कि हेलो वर्ल्ड कितना सिंपल और इजी प्रोग्राम होता है। तो गाइज, हम लिखते हैं अपने पहले प्रोग्राम को। मैं इसको डायरेक्ट शेल पे ही प्रिंट करा देता हूँ। मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कई जैसे जैसे मैंने लिखा है, अभी आपको सिर्फ एज इट इज़ लिखना है, प्रिंट एंड ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर, या फिर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स भी लिख सकते हो। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हेलो वर्ल्ड, और हमें सिर्फ एंटर दबा देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सॉरी, मैंने गलती कर दी, टाइपिंग एरर गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने आईडीएलई शेल में ही डायरेक्ट कर लिया है। अगर हमें इसको एक नई फाइल में करना है तो हमें फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें फाइल पे जाना था और न्यू फाइल ओपन करनी थी। न्यू फाइल में हम अपना पहला प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब गाइज, आप बोलोगे ये क्या मैं लिख रहा हूँ, मैंने हैश लिख के यहाँ पे ये क्या लिख दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो बताता हूँ, पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले प्रिंट लिखना है। प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, फंक्शंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। प्रिंट में मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और दैट्स इट। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो मुझे रन पे जाना पड़ेगा और रन मॉड्यूल प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ तो अभी मुझे एरर मिलेगा कि आपकी फाइल सेव नहीं है। मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे पाइथन ने हमें एक पॉपअप दिया है जिसमें लिखा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड एंड ओके टू सेव। तो पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली जो पाथ हमारा सेट है वहीं पे हमारी फाइल को सेव करेगा। यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई।
पाइथन में जो भी हम प्रोग्राम सेव करते हैं उनकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई होती है। डॉट पी वाई एक्सटेंशन से पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चलता है ये पाइथन की फाइल है और उसको वो पाइथन की तरह ही इंटरप्रेट करता है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड आया, उससे पहले मेरी पूरी डायरेक्टरी आ रही है यूज़र प्रशांत डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई। ये पूरा पाथ इसने एक्सेस किया और वहाँ से इस प्रोग्राम को रन करके जो आउटपुट था वो मुझे इंटरप्रेटर की स्क्रीन पे दिखा दिया। अब वापस चलते हैं कि ये मैंने ऊपर क्या लिखा था। ये हैश लिख के दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने लिखा वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ गाइज। तो गाइज ये कमेंट्स होती हैं, अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई कमेंट ऐड करनी है तो वो लिखने के लिए हमें, अगर सिंगल लाइन हमें कमेंट्स लिखनी है तो हैश लिखना है, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए थ्री कोट्स से हम लिख सकते हैं। बल अगर इसी प्रोग्राम में मैं थ्री सिंगल कोट्स को यूज़ करता हूँ, अगर मैं थ्री सिंगल कोट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बाद लिखा हुआ सब कुछ मेरा कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मल्टीपल लाइंस में चल सकता है, पैराग्राफ्स की फॉर्म में चल सकता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई नेम इज़ प्रशांत, और अभी जो मेरा प्रिंट हेलो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे जो हेलो वर्ड को मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो भी कमेंट्स में है, क्योंकि मैंने तीन सिंगल कोट्स को ओपन किया हुआ है लेकिन इनको क्लोज नहीं किया। अगर मैं इनको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तो जो नेक्स्ट लाइन है वो मेरी कोड एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा, वो कमेंट का पार्ट नहीं रहेगा। तो हमारी फर्स्ट टू लाइंस जो हैं वो क्या है, वो हमारी कमेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और थर्ड लाइन में जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूटेबल कोड है। अगर अब हम इस फाइल को रन कराएंगे तो ये रन कर, मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करा देता हूँ। रन करने के लिए मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल एस का यूज़ किया है। आप चाहो, सॉरी, सेव कराने के लिए मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल एस का यूज़ किया है। अब मैं रन पे जाके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो गाइज अगेन हमें सेम विदाउट एरर हमारा कोड एग्जीक्यूट होके हेलो वर्ड मिल गया। दैट मीन्स कि हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस कैसी भी कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करा सकते हैं। कमेंट्स ऐड कराने का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारा कोड बहुत बड़ा है तो हमें जो उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनका पता होता है कि किस ब्लॉक में क्या फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है, और साथ साथ हम यहाँ पे अपना कॉपीराइट या फिर आप कह सकते हो लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग, ये भी अपने कोड में साथ साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था उसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं प्रॉम्प्ट और इंडेंटेशन की ओर। तो गाइज जो प्रॉम्प्ट होता है पाइथन शेल में, वो हमारे ये थ्री एरोज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये थ्री एरोज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ से हमें अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करना है शेल में। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट यहीं पे करा लेता हूँ, प्रिंट माई नेम इज प्रशांत and this is your channel. Coder strength. सिंटेक्स एरर गाइस, मैंने प्रिंट में ब्रैकेट को ओपन नहीं किया और डायरेक्ट क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, हम सेम लाइन को कॉपी कर सकते हैं और अगेन एंटर दबाने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर, ओपन कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो गाइस हमारे पास आउटपुट आ चुका है, माय नेम इज़ प्रशांत एंड दिस इज़ योर चैनल कोडर स्ट्रेंथ। तो जो ये थ्री एरोज हैं, जो ये थ्री एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रॉम्प्ट है। और इंडेंटेशन के लिए हम स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है गाइज, इंडेंटेशन रेफर टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं जिसको हमें एक ब्लॉक की तरह बनाना है, एक कोड ब्लॉक उसको हमें बनाना है, तो हमें एक स्पेसिंग, एक पर्टिकुलर स्पेस देके उसको लिखना होगा। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन में पैराग्राफ्स को डिफरेंट डिफरेंट स्पेस से अलग अलग करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा देते हैं, उसी तरह से हमें इंडेंटेशन अपने प्रोग्राम में भी लिखनी है। इन ऑर्डर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम देखें तो इंडेंटेशन
is for readability. But in Python, indentation is very important because Python uses indentation to indicate a block of code. अगर यहाँ हमने indentation का use किया है तो वो हमें opening of block और closing of block बताता है. A code block in Python is a piece of Python program text that can be executed as a unit. अगर हमने एक block Python में define कर दिया तो it means कि वो क्या हो चुका है guys, अब वो एक सिंगल यूनिट की तरह परफॉर्म करेगा और सिंगल यूनिट की तरह ही एग्जीक्यूट भी होगा. बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें इंडेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है तो हमें 4 स्पेसेस देनी चाहिए. मतलब बाय प्रैक्टिस हम इंडेंटेशन में 4 स्पेसेस का यूज़ करते हैं. दैट्स इट. इंडेंटेशन अभी हम आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे या फिर लूप्स पे हम जाएंगे तब देखेंगे कि कैसे ज़्यादा इसका हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें छोटे प्रोग्राम लिखने हैं तो हमें इंडेंटेशन की या एक ब्लॉक बनाने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट चलते हैं गाइस वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स की ओर. वेरिएबल्स के बारे में सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है और किस तरह से हम इसको पाइथन में यूज़ करते हैं. वेरिएबल गाइस एक नाम होता है जो हम एक स्पेसिफिक लोकेशन को देते हैं अपने रैम में जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है. तो द नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द रैम वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इज वेरिएबल. अगर अलग शब्दों में या फिर किसी और लैंग्वेज में हम इसे बताएं या सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम इसे बोलने की कोशिश करें तो नेम आइडेंटिफाई दैट stored data and its address is variable. Guys, variable basically consists 3 components and these 3 components are first identifier, second is data and third is address. तो इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा वेरिएबल बनता है. जो नाम हम वेरिएबल को देते हैं वो होता है उसका आइडेंटिफायर. डेटा जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हुई होती है वो होती है और एड्रेस लोकेशन होते हैं हमारी मेमोरी का जहाँ पे वो डेटा जाके स्टोर हुआ होता है. थोड़ा और एलाबोरेटिव फॉर्म में मैं आपको इसको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ हमारी स्क्रीन पे अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम और नेम इक्वल टू प्रशांत उसमें वैल्यू स्टोर करा देते हैं तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा आइडेंटिफायर क्या हुआ, नेम, डेटा प्रशांत जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर है और उसका मेमोरी एड्रेस जो हमारे रैम में कुछ भी हो सकता है. तो a variable is a named location of a data in a simple words. आगे चलते हैं. नेमिंग अ वेरिएबल लिखने के लिए गाइस हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है. वो रूल्स हमें हमारे प्रोग्राम लिखने में हेल्प करते हैं और सबसे बड़ी बात एरर आने से बचाते हैं. ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ. सबसे पहला तो हमारा आइडेंटिफायर जो भी हम वेरिएबल को नेम दे रहे हैं वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर वो एक लेटर से स्टार्ट हो. तो हम अपना आईडीएलई ओपन कर लेते हैं अगेन. मैं साथ साथ आपको करके दिखाता रहूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नेम टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें अपना नाम एंटर करा देता हूँ. ठीक है. एक एक्स टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें वैल्यू 10 एंटर करा देता हूँ. दैट्स इट. तो मैंने वेरिएबल जो अपना स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया, लेटर से. यहाँ पर भी ये क्या है, लेटर. ठीक है. आगे चलते हैं. आइडेंटिफायर कैन नेवर स्टार्ट विद अ नंबर. हम अपने आइडेंटिफायर का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे मुझे एक सिंटेक्स एरर मिल गया कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे नम इक्वल टू 1 कर देता तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नंबर से इसको स्टार्ट किया तो मुझे एरर मिल रहा है. ठीक है. आगे चलते हैं. आइडेंटिफायर मस्ट ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर. इट मीन्स कि अगर हम अपने आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल कैरेक्टर देते हैं, जैसे मैं नेम @ दे देता हूँ. अब यहाँ पे मैं अगेन
तो मुझे फिर से ट्रेस बैक करके इसने एरर दिया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर एट द रेट इज इक्वल टू स्ट्रिंग। इसका मतलब मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी अपने वेरिएबल में, वेरिएबल की आइडेंटिफायर में, यानी कि जो नाम मैं अपने वेरिएबल को दे रहा हूँ उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकता। मैं सिर्फ लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद चलते हैं गाइस। आइडेंटिफायर इज़ अ केस सेंसिटिव। इट मीन्स कि छोटे अक्षरों में लिखा गया वेरिएबल का नाम और बड़े अक्षरों में लिखा गया दोनों डिफरेंट होंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू प्रशांत किया है। अब मैं कैपिटल नेम इक्वल टू कोडर स्ट्रैंग कर देता हूँ। और गाइज मैं अब दोनों नेम्स को प्रिंट करा लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट कराता हूँ स्मॉल लेटर वाला, तो मुझे मिलता है प्रशांत। और अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ जिसमें इनिशियल एन कैपिटल है, तो मुझे मिलता है कोडर स्ट्रैंग। तो दिस इज द डिफरेंस गाइज। अगर हम अपने लैंग्वेज, अपने वेरिएबल का नाम लिखते हुए अपने केस को नहीं देख रहे हैं कि केस छोटा है, अपर केस में है, लोअर केस में है, तो दोनों एक एक अलग वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि आइडेंटिफायर कैन बी एज शॉर्ट एज वन कैरेक्टर। जैसे हमने अभी अपने शेल पे x इक्वल टू 10 लिया था। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ x की वैल्यू यहाँ पे, तो 10 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो रही है और ये इस वैल्यू की कोई लोकेशन भी होगी। तो हमारे बेसिक 3 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, डेटा, आइडेंटिफायर और एड्रेस। इट मीन्स कि x भी एक वेरिएबल हो सकता है। लास्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी सेम विद रिजर्व्ड कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स या रिटर्न str int, जो कीवर्ड्स ऑलरेडी पाइथन में पहले से पाइथन को यूज्ड हैं, जो इनबिल्ट किसी ना किसी फंक्शन में या फिर किसी पैकेज में या मॉड्यूल में ऑलरेडी वो यूज़ हो चुके हैं, उनको हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो जैसे हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही वेरिएबल्स पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर दो ऑपरेंड्स पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो किसी सिंबल या किसी ऑपरेटर की हेल्प से होता है। अब हम अगर इसको देखें तो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन में भी काफ़ी सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये सभी ऑपरेटर्स अपने अपने टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और ये ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म होते हैं? हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम चलते हैं और इन ऑपरेटर्स को डिटेल में एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को अगर हम देखते हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सॉरी इट्स मॉडुलस गाइस, टाइपिंग एरर, एंड एक्सपोनेंट, ऐसे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हमें कराने हैं तो हमें कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करना है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं एक बार आपको शेल पे इस सबको यूज़ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2+2 करता हूँ, यानी कि मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ अर्थमेटिक में, मेरे को मिलता है मेरा रिजल्ट 4। मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 दे देता हूँ और एक z वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं x प्लस वाई करा देता हूँ और z को प्रिंट करा लेता हूँ, तो मुझे गाइस 11 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिला कि नहीं मिला? आपको लग रहा होगा मोदी जी की तरह बोल रहा है, कोई बात नहीं गाइस। वापस आते हैं। ये एडिशन हो गया हमारा। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4 - 3 ले लेते हैं, इट्स गिविंग 1। 4 मल्टीप्लाइड 2 ले लेते हैं, इट्स गिविंग 8। इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन भी कर पा रहे हैं। 4 डिवीजन के लिए हम बैक स्लैश यूज़ करते हैं, 2 ले लेते हैं, 2.0। सब कुछ करेक्ट आ रहा है गाइस। मॉडुलस देख लेते हैं। मॉडुलस होता है हमारा रिमाइंडर।
अगर हम 11 mod 2 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, इट्स गिविंग द आंसर। अब हम एक्सपोनेंट देख लेते हैं। अगर हम 2 डबल टाइम स्टार और 3 करते हैं, यानी कि 2 की पावर 3, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑपरेटर्स हमें, हमारी पाइथन में अगर हम ऑपरेटर्स का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, तो हम कैलकुलेटर तो नॉर्मली बना चुके हैं। आगे चलते हैं गाइज। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो कंडीशंस में या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर, इज लेसर, इज इक्वल और लेसर, वट एवर इट इज़। जो भी रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो रहा है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। मैंने x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल टू 6। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ a इज इक्वल टू a किसके इक्वल है गाइज, y के, y। तो हमारा, सॉरी मैंने सिंटेक्स एरर कर दिया, अगेन a इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमें कॉलम्स लगाने होते हैं। अब देखो गाइस, जो मैंने प्रॉम्प्ट और इंडेंटेशन की बात आपसे कही थी, ये हमारे प्रॉम्प्ट है, और ये जो 4 स्पेस के बाद हमें अब लिखने को मिल रहा है, ये हमारा इंडेंटेशन है। तो ये ब्लॉक बन रहा है। अब ये इफ वाला ब्लॉक पूरा का पूरा एज अ सिंगल यूनिट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा a इक्वल टू वाई होता है तो प्रिंट कर दे कोडर स्ट्रिंग। अब मैं एंटर करता हूँ, मैं अगेन इसी ब्लॉक में हूँ, मुझे बैक स्पेस बटन दबाना पड़ेगा ताकि मैं ब्लॉक से बाहर निकल सकूँ, और मैं एंटर करता हूँ तो मुझे मिलता है कोडर्स टैंक। अब ये तो हो गया हमारा इक्वल टू की कंडीशन। अब मैंने एक और चीज बताई थी, इज नॉट इक्वल टू। अगर मुझे ये चेक करना है यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं ए को इक्वल टू एक्स के साथ रख लेता हूँ, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू एक्स में रख लेता हूं। तो ये होगी मेरी कंडीशन। ब्लॉक के अंदर आ गए। अब हम प्रिंट कराते हैं, इस बार प्रिंट करा लेते हैं प्रशांत। तो गाइज सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, ए अगर एक्स के इक्वल नहीं है तो वो प्रशांत को प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे प्रशांत प्रिंट हो गया। इट मीन्स कि ये कंडीशन भी चल रही है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे वर्क कर रहे हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। मैंने ज़्यादा इनके बारे में लिखा नहीं है। जो हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यानी कि अगर मैं एक्स को मैं यूज़ कर चुका हूँ, कुछ और करता हूँ, डी इक्वल टू 5 कर रहा हूँ, तो मैं इज इक्वल टू से 5 की जो वैल्यू है वो डी को असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू असाइन हो चुकी है। ऑपरेटर्स में अगर गाइज हम ऐड और असाइन करना चाहें या सब्ट्रैक्ट और असाइन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने डी इक्वल टू 5 किया था, हमारी 5 जो वैल्यू थी वो डी को असाइन हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से अपना नया शेल ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स इज इक्वल टू 14 ले लेता हूँ, और अब मैं एक्स को 16 ऐड करना चाहता हूँ एक सिंगल लाइन में। तो अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ अपने एक्स की वैल्यू, तो गाइज क्या आनी चाहिए, 14, 16 या फिर 30। चेक कर लेते हैं, हमारी वैल्यू आई 30। इसका मतलब x में एडिशन होने के बाद हमें असाइन हुआ है, यानी कि x में ऑलरेडी 14 वैल्यू थी और 16 वैल्यू ऐड एंड असाइन कर दी गई है, कि ऐड भी कर दिया और असाइन भी। ऐसे ही गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर में मल्टीप्लाई एंड असाइन हो सकता है, डिवाइड एंड असाइन हो सकता है, मॉडुलस असाइन हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंट रेज असाइन हो सकता है। बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को अभी आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की ओर। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एंड और नॉट, जो हमें किसी तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर लॉजिकल हम एंड की यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल एंड, तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे ट्रू होंगे। तो अगर एक भी हमारा फॉल्स होता है तो वो हमें
फॉल्स, मतलब एक भी वैल्यू अगर हमारी मैच नहीं करती तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो हमारे जो बिट की फॉर्म में ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि एंड या फिर लेसर देन, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट या फिर बिट वाइज राइट शिफ्ट, तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे बिट वाइज में आएंगे। इनको हम आगे वाली क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जो रिटर्न करते हैं वैल्यू अगर हमारी ऑपरेंट की आइडेंटिटी सेम होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू भी यूज़ कर लेते हैं और खाली इज भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बात करें मेंबरशिप ऑपरेटर्स की तो उसमें इन, नॉट इन, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम डिटेल में आगे वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जो है डेटा टाइप। हम अर्थमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर जो हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं उनको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और बाकी ऑपरेटर्स को एक ब्रीफली हमने एक इंट्रोडक्शन उनका देख लिया है। अब हम चलते हैं डेटा टाइप पे। गाइस, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे। किसी भी वेरिएबल में जो हमने डेटा स्टोर किया है उसका एक टाइप होता है जिस टाइप को पाइथन आइडेंटिफाई करता है, और पाइथन में जो भी डेटा टाइप होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कैटेगरीज में आता है, जैसे कि या तो वो टेक्स्ट टाइप का होगा या न्यूमेरिक टाइप का होगा या सीक्वेंस टाइप का होगा या फिर वो मैपिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारा जो डेटा टाइप आता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम वैल्यू दे रहा हूँ, नेम क्या है गाइस? नेम नंबर की फॉर्म में आएगा या टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा? नेम टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, तो हमें इसे स्ट्रिंग में देना है। और स्ट्रिंग टाइप के डेटा को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। बिना डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को हम असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ डबल कोट्स में, तो मेरा नाम हो चुका है। अब अगर मुझे अपने नेम टाइप का डेटा टाइप टेस्ट करना है यहाँ पे कि ये कौन से टाइप का है, तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ टाइप फंक्शन के थ्रू, टाइप नेम। अब गाइज यहाँ पे क्लास str आ गया है। str मतलब स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप, जो हमारे पास न्यूमेरिक टाइप के हैं। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स, जो भी नंबर्स की फॉर्म में डेटा टाइप हम डालते हैं वो होते हैं इंटीजर या फ्लोट। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक x इक्वल टू 10, तो ये नंबर है गाइज। अगर हमें चेक करना है ये नंबर इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, इसमें डेसिमल है या नहीं, ये यहीं से क्लियर हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में इंटीजर नहीं जाता, फ्लोट टाइप का जाता है। हम यहाँ पे अगर प्रिंट करा लेते हैं टाइप ऑफ x, तो हमें, सॉरी मैंने प्रिंट क्लोज नहीं किया था, तो हमें क्लास कौन सी मिली? इंटीजर। वहीं अगर हम y में 10.0 कर देते हैं, यानी कि एक डेसिमल फॉर्म में से ले लेते हैं और अब प्रिंट कराते हैं वैल्यू टाइप ऑफ y, सॉरी गाइस, तो अब हमें क्लास कौन सी रिटर्न कर रहा है? वो फ्लोट। इसका मतलब डेसिमल वाली वैल्यू जो हमारी फ्लोट्स में आएगी और नॉर्मल हमारी इंटीजर में। इनसे अलग कुछ सीक्वेंस टाइप के और मैपिंग टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं। अगर हम सीक्वेंस पे जाते हैं तो ये डिटेल में बहुत बड़ी अपने आप में लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। चलते हैं गाइज आगे और चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी थी गेटिंग द डेटा टाइप। ये मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया कि हम टाइप फंक्शन का यूज़ करके कौन सा हमारा डेटा टाइप है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने x इक्वल टू 5 असाइन किया है और प्रिंट हम करा रहे हैं टाइप ऑफ x, तो हमें क्या रिटर्न मिलना चाहिए गाइज? अगर आप वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं तो कमेंट में इसका आंसर लिख दें और मुझे शेयर कर दें। बाकी मैं ये एग्जांपल आपको करा चुका हूं, तो आपको यहाँ पता होगा कि हमें यहाँ पे रिटर्न होगा इंटीजर टाइप। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सीक्वेंस यानी कि कलेक्शन या सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स पे।
तो कलेक्शंस में हमारे लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी हो सकते हैं, जिसमें से डिक्शनरी में क्योंकि ऑलरेडी हमने वैल्यू मैप की होती है कीज़ के थ्रू, तो इसे मैपिंग टाइप का डेटा टाइप भी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ लिटरल्स या फिर डेटा इन अ वेरिएबल इज सीक्वेंस। There are four types of collection in Python. First is list, second is tuple, third is set and four is dictionary. सबके सिंटेक्स अपने अपने हिसाब से अलग हैं। सभी के कुछ रूल्स हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन दैट इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मतलब ऑलरेडी एक ऑर्डर्ड में होगी लिस्ट, और उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू भी उसमें हम एंटर करा सकते हैं। अब हम एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि लिस्ट को हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और कैसे कैसे लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सैम्पल लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्लोज ब्रैकेट लेने हैं, और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रहे हैं, जैसे अगर हमने n नंबर ऑफ वैल्यू डालनी है, हम इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज़ डाल सकते हैं, लेकिन हमें उनके डेटा टाइप का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ लिस्ट में रोल नंबर। अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 12 है तो वो एज इट इज़ डालेगा। अब सेकंड नंबर पे उसका नाम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रशांत है, तो मैंने इसको डबल कोट्स में डाला है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। अगर लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के डेटाज डाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि उनका डेटा टाइप क्या होगा। अब थर्ड मैं ले लेता हूँ 5.0 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ हमारी सैम्पल लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसका डेटा टाइप लिस्ट है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी तीनों का क्रिएशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ब्रैकेट यूज जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सैम्पल लिस्ट का टाइप रिटर्न कराता हूँ और मुझे मिल जाता है लिस्ट। इसका मतलब हम लिस्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो सिंपल मैं प्रिंट में सैम्पल लिस्ट लिख दूंगा और मेरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब मेरी लिस्ट में सबसे पहले 12 है, उसके बाद प्रशांत देखो सिंगल कोट्स में आया, सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों सेम है, और तीसरी वैल्यू 5.0 आई है। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट क्रिएट करने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्सेसिंग द लिस्ट, कि लिस्ट के जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कैसे करना है। लिस्ट में अगर मुझे डायरेक्ट अपना नाम प्रशांत प्रिंट कराना है या फिर डायरेक्ट रोल नंबर प्रिंट कराना है तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा। तो गाइज, जैसे जावा में इंडेक्सिंग होती थी ना एरेज में, सिमिलरली यहाँ पे लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्स वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसकी 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सैम्पल लिस्ट 0 प्रिंट कराता हूँ तो मुझे 12 आउटपुट मिलना चाहिए, और वो मुझे मिला। इट मीन्स कि जो हमारी पहली वैल्यू थी 12, उसका इंडेक्स क्या है 0, प्रशांत का 1 और 5.0 का 2। तो अगर मैं यहाँ पे अब सैम्पल लिस्ट 2 प्रिंट करा देता हूँ तो मुझे क्या, सॉरी मैंने कोड गलत लिख दिया, तो मुझे 5.0 यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो ये ऑपरेशन हुआ हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट एलिमेंट जो भी हमारा होता है वो n-1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम चेंजिंग या फिर एडिंग या रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट पे। लिस्ट क्योंकि चेंजेबल है इसलिए हम इसकी कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 रोल नंबर पे मैंने अपना नाम दिया हुआ था। अगर मैं सैम्पल लिस्ट और इंडेक्स वैल्यू 1 यानी कि मेरा नाम था, अब मैं वहाँ पे नई वैल्यू डाल देता हूँ। अब मैं वहाँ डाल रहा हूँ कोडर्स टैंक, तो मेरी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब मैं अगर सैम्पल लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे प्रशांत की जगह क्या मिलेगा, कोडर्स टैंक। आपको दिखा भी देता हूँ, आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, ये लो भाई,
रोल नंबर 12, कोडर्स रैंक और तीसरी वैल्यू 5.0। अब ये हो गया हमारा चेंजिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एडिंग पे, कि अगर हमें कोई एलिमेंट अपनी लिस्ट में ऐड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सिंपल है गाइस, या तो हम असाइनिंग एडिशन वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी उस पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने सैम्पल लिस्ट लिया है, अब मैं अपनी सैम्पल लिस्ट में मैंने यहाँ सैम्पल लिस्ट जो ली थी उसमें मैंने वैल्यू नॉर्मल एक इंटीजर टाइप की ऐड कराई थी। अब मैं एक और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड करा देता हूँ। अब गाइज मेरी लिस्ट में से प्रशांत नाम हट चुका है, तो मैं इसमें प्रशांत नाम ऐड करा देता हूँ। दैट्स इट गाइज। अगेन अगर मैं अपनी लिस्ट प्रिंट कराता हूँ, तो मुझे 12 कोडर्स रैंक 5.0 और नेक्स्ट जो वैल्यू असाइन हमने ऐड करी है लिस्ट में वो मिलती है प्रशांत। एडिशन हम हमेशा जो लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद ही कर सकते हैं, इन बिटवीन एडिशन अलाउ नहीं है। एक और हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास ऐड असाइन ऑपरेटर का यूज़ करके भी हम अपनी लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में यहाँ करी है। ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इससे और कुछ नहीं, बस हमारा कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब यहाँ से मैं अगर कॉपी पेस्ट करता तो ये एज इट इज़ वैल्यू को उठा लाता। अब मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ और ये वैल्यू मैं नॉर्मल इंटीजर टाइप कर देता हूँ। अगेन मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करा लेता हूँ। और गाइज एक और वैल्यू हमारी लिस्ट में ऐड हो चुकी है। आगे चलते हैं, वैल्यू डिलीट करते हैं। बहुत सारी वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी है, तो हमारा एडिशन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं डिलीशन एंड डिलीटिंग पे। अगर हमें डिलीशन करना है या कोई भी वैल्यू को हटाना है तो हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जो ऑलरेडी पाइथन में एक इनबिल्ट कीवर्ड हमें मिलता है del। और del के साथ हमें इंडेक्स वैल्यू बतानी है कि हमें कौन सी इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे del फंक्शन कॉल करता हूँ और सैम्पल लिस्ट। अब मैं इंडेक्स वैल्यू 4 हटा देता हूँ, तो गाइज 1 0 1 2 3 4 यानी कि मेरी लिस्ट में से 5 डिलीट हो जाना चाहिए। अब मैं अगर सैम्पल लिस्ट को प्रिंट कराऊँ तो मुझे 5 इसमें नहीं दिखना चाहिए। तो एज इट इज़ 12 कोडर्स रैंक 5.0 प्रशांत, और जो नॉर्मल 5 था वो हमारी लिस्ट में अब अवेलेबल नहीं है। इसको हम एक और अल्टरनेटिव भी है इसका, रिमूव फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सैम्पल लिस्ट डॉट रिमूव लिख के इंडेक्स वैल्यू दे दें तो भी हमारी लिस्ट में से वो रिमूव हो जाएगा। तो डॉट रिमूव फंक्शन से हम किसी भी इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ये अल्टरनेट था गाइज, हम डेल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, डेल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिमूव फंक्शन का। अब रिमूव की तरह लिस्ट पे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग के लिए हम sort फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम रिवर्स सॉर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी लिस्ट की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस लिस्ट के लिए अभी बस इतना ही। अब इसके बाद हम करने जाएंगे टपल। टपल और लिस्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन टपल में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। टपल में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता। और टपल एक सीक्वेंस है, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है। मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा उसमें हम डाल सकते हैं। बस हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और किसी वैल्यू को हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सैम्पल टपल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। लिस्ट के टाइम पे हम क्लोज ब्रैकेट ले रहे थे। सबसे पहली वैल्यू मैं रोल नंबर डाल देता हूँ, देन कॉमा, स्ट्रिंग टाइप डाल रहा हूँ,
थर्ड वैल्यू मैंने 5 डाल दी। सिमिलरली जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट की थी वैसे ही मैंने एक टपल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं टपल का टाइप आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा है, तो मैं टाइप फंक्शन कॉल करा के चेक कर सकता हूँ कि हमारा सैम्पल टपल जो क्रिएट हुआ है वो किस टाइप का है। दैट्स इट। हमने प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट किया तो हमें मिली क्लास टपल। इट मीन्स कि टपल क्लास का डेटा टाइप सैम्पल टपल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब टपल के ऑपरेशंस बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस अगर करना चाहें तो सैम्पल टपल में हम बिल्कुल लिस्ट की तरह उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी सैम्पल टपल में इंडेक्स वैल्यू 2 को कॉल करता हूँ, तो यहाँ भी सेम चलता है। 0 इंडेक्स वैल्यू पे हमारा 12 है, 1 पे प्रशांत और 2 पे 5। देख लेते हैं यही आता है क्या। हमारा 5 आउटपुट आया। इट मीन्स कि इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग लिस्ट और टपल की एकदम सेम है। टपल से अगर हम आगे चलते हैं तो हम इसमें डिक्शनरी यूज़ करते हैं। डिक्शनरी भी सीक्वेंस टाइप का ही डेटा टाइप है, बट क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, इसलिए डिक्शनरी को हमने मैपिंग टाइप में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, सैम्पल DICT, ये मैंने नाम दिया। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए जो ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे वो अगेन डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और सबसे पहले हम की वैल्यू देते हैं, रोल नंबर। अब हम कॉलम्स का यूज़ करके अपना डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे। सेकंड हम दे देते हैं नेम, और कॉलन का यूज़ करके नेम टाइप का डेटा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और हमारी डिक्शनरी रेडी है। अगर अब हम यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का टाइप टेस्ट करना चाहें तो फिर से वही टाइप फंक्शन कॉल कराएंगे और सैम्पल DICT को टेस्ट करेंगे। हमें एक रिटर्न मिलती है क्लास DICT, जो कि हमारी डिक्शनरी टाइप की क्लास है। डिक्शनरी में हम वो सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम लिस्ट में करते थे। डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नई एडिशंस कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार क्विक समरी हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाइथन के बारे में जाना कि पाइथन क्या होता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको गुइडो वैन रूसम ने 1980 में स्टार्ट किया था, जिसका पहला वर्जन 1991 में रिलीज़ हुआ। और पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। गुइडो वैन रूसम को मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक टीवी शो था जो बहुत पसंद था, उसके नाम से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। सब्सिक्वेंटली 1991 में पहला वर्जन रिलीज़ होने के बाद पाइथन के बहुत से वर्जन रिलीज़ होते गए और पाइथन को पॉपुलैरिटी मिली पाइथन 3 के बाद से। इसके बाद हमने पाइथन के एडवांटेजेस को जाना। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से काफ़ी सिंपल इंग्लिश जैसे सिंटेक्स में कोड को रन करता है, तो इससे हमें कोड रीड करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। पाइथन एक ओपन सोर्स अप्रूव्ड लाइसेंस्ड फ्री सोर्स कोड है, जिसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें एडिट करके नए मॉड्यूल्स ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये भी पाइथन का एक एडवांटेज है। इससे पाइथन को पॉपुलैरिटी के साथ साथ नए फीचर्स मिलते रहते हैं। अब पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब वो कोड बाय कोड रन होता है। इस रीज़न से पाइथन में अगर एरर आता है तो जैसे ही पहला एरर पाइथन के कोड में मिलता है, हमारा इंटरप्रेटर स्टॉप करके हमें एरर रिपोर्ट कर देता है।
इस वजह से डीबगिंग ईजी हो जाती है और हमारा डीबगिंग टाइम कम लगता है। आगे हमने देखा पाइथन को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम एक वीडियो पहले भी बना चुके थे, फिर भी हमने बताया कि पाइथन को पहले डाउनलोड करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बाद नॉर्मल एक इंस्टॉलेशन उसकी जैसे चलती है उसे इंस्टॉल करना है, और अपने स्टार्ट बटन से या फिर लॉन्च पैड से IDLE को ओपन करना है। IDLE ओपन करने के बाद हमने जो कोड लिखा, स्मॉल एक एग्जीक्यूटेबल कोड लिखा, उसको बताया कि उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट यानी कि हमारे इंटरप्रेटर पर ही रन कर जाता है। देन हमने लाइब्रेरीज़ की बात की कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, कितनी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, इनका यूज़ क्या होता है और इनको हम अपने प्रोग्राम में दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनके यूज़ से अपनी कैसे फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। गाइस, पाइथन शेल और IDLE के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सीखा कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर, जो सबसे पहला पेज ओपन होता है, वो होता है पाइथन शेल, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। जो स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास ओपन होके आती है वो हमारी पाइथन शेल कहलाती है। यहाँ पर हम कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, वो इमीडिएट रन हो जाती है, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर इमीडिएट रन होती है। लेकिन अगर हमें बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने हैं तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम IDLE का यूज़ करते हैं। IDLE एक बंडल है जिसमें एडिटर और शेल दोनों का सपोर्ट मिलता है। यानी यहाँ अगर हम कोड लिखते हैं तो हम उसे सेव भी कर सकते हैं और फ्यूचर में दोबारा रन भी कर सकते हैं। बट हमारा प्रोग्राम रन हमेशा इंटरप्रेटर पर ही होगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट हमेशा हमें शेल पर ही मिलेगा। इसके बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा, हेलो वर्ल्ड का। प्रोग्राम लिखना बहुत आसान था, हमने प्रोग्राम सीखा। प्रोग्राम में हमने प्रॉम्प्ट और इंडेंटेशन के बारे में भी सीखा। जो 3 लाइन हमें यहाँ पे, 3 एरो हमें यहाँ पे मिल रहे थे, ये हमारा प्रॉम्प्ट था। और अगर हम एक ब्लॉक में लिखने जाते थे, स्पेस अगर हम प्रोवाइड करते थे, तो वो हमारी इंडेंटेशन होती थी। हमने इंडेंटेशन लिखने के फ़ायदे देखे, हमने इंडेंटेशन का यूज़ देखा कि इंडेंटेशन से हम सिर्फ रीडेबिलिटी नहीं बल्कि एक ब्लॉक को भी अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। उस ब्लॉक को एज अ यूनिट अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हमें उसको इंडेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। आगे हमने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल्स किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन को दिया गया नाम होता है जिसमें कि कोई डेटा स्टोर होता है। वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स हमने पढ़े। सबसे पहले वेरिएबल्स में आइडेंटिफायर होता है जिसको हम एक नाम देते हैं। उसके बाद वेरिएबल में एक डेटा स्टोर होता है, जो वैल्यू डेटा, जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है उसको हम डेटा बोलते हैं। देन वो जिस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है वो लोकेशन उसका एड्रेस होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि वेरिएबल 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, आइडेंटिफायर, डेटा और मेमोरी एड्रेस। अब आगे हमने वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स पढ़े। रूल्स सबसे पहले हमारा यही था कि हमारा पाइथन में जो हम आइडेंटिफायर लिख रहे हैं वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से। दूसरा ये था कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड, वो सिर्फ लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर को ही से ही मिलके बना होगा, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। फोर्थ, हमारा लिखा हुआ आइडेंटिफायर एक केस सेंसिटिव होता है, तो इट मीन्स कि अपर केस और लोअर केस में लिखी गई वैल्यू दोनों डिफरेंट होगी। फिफ्थ, हमारा वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर है वो एक कैरेक्टर जितना शॉर्ट भी हो सकता है। आगे हमने देखा कि वेरिएबल के आइडेंटिफायर को हम ऑलरेडी पाइथन में यूज किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि हमारा आइडेंटिफायर सेम वर्ड्स जो कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं उनके जैसा ना हो। ऑपरेटर्स की बात की तो ऑपरेटर्स क्या होते थे जो हमारे वेरिएबल्स के बिटवीन परफॉर्म करते थे। पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स थे, हमने सबके बारे में एक क्विक ब्रीफ में आपको दे देता हूँ, डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारे मैथ्स के ऑपरेशन कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने देखा कंपैरिजन,
यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि दो कंडीशंस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अगर वो रिलेशन ओके होता है तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। डेटा में कोई भी जो हमें वैल्यू स्टोर करानी है वो असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सिमिलरली लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में भी हमने सीखा। ये डिटेल में था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जांपल क्या हैं। फिर हमने डेटा टाइप की तरफ मूव ऑन किया। तो डेटा टाइप हमारा जो डेटा स्टोर है उसके टाइप को बताता है। पाइथन में बेसिकली 4 टाइप के डेटा को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला टेक्स्ट टाइप, जो कि स्ट्रिंग होता है। इसके बाद न्यूमेरिक टाइप, जिसमें इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज आती हैं। देन सीक्वेंस, जिसमें लिस्ट और टपल है। और फोर्थ मैपिंग टाइप, जिसमें हमारी डिक्शनरी आती है। डेटा टाइप की डेटा टाइप की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि कौन सा टाइप का डेटा हमारा स्टोर्ड है, हम टाइप फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं। कलेक्शन और सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में 4 टाइप के डेटा होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। इंडिविजुअली हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले लिस्ट को देखें तो लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, जैसे कि एक्सेसिंग द लिस्ट, डिलीशन, एडिशन, रिमूविंग और अपडेशन। इसके बाद कुछ और ऑपरेशन जो लिस्ट में परफॉर्म होते हैं, जिनके ऑलरेडी हमारे पास फंक्शंस तैयार हैं, वो थे सॉर्टिंग, रिवर्सिंग, रिमूविंग और लेंथ फंक्शन। गाइस, इसके बाद हमने टपल और डिक्शनरी के बारे में छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। कैसे हम टपल और डिक्शनरी को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम असाइन करते हैं और कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। लिस्ट की तरह ही टपल भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल की वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वहीं डिक्शनरी की वैल्यू को हम लिस्ट की तरह मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। बट डिक्शनरी में जो इंडेक्सिंग होती है वो पहले से हमने कीज़ के थ्रू की होती है, और लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये था एक क्विक ब्रीफ हमारी आज की क्लास का। ये समरी हमारी शायद इतनी जल्दी में मैंने करी है, बट इससे पहले डिटेल में हम सारा पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू गाइस। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके कोर और बेसिक फंडामेंट्स पाइथन के सभी क्लियर हो चुके होंगे, और आज के बाद आपको इनमें कभी कोई डाउट नहीं होने वाला। इसी तरह हम आगे के पार्ट्स में पाइथन के एडवांस पोर्शन, लूप्स और पांडास को कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम पूरा पाइथन ट्यूटोरियल आपके लिए फ्री में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये आपके और दोस्तों तक पहुंच सके और उनके भी पाइथन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।